गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसका एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था, वो कुछ एरर के कारण। तो उस क्वेश्चन को अगर आपको लेना, इसमें तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको वो क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ मैं, इस पर मैसेज कर देना, तो आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये नंबर लिख लीजिए आप, 6263139623। तो अगर आपको कोई सा भी वो क्वेश्चन अगर चाहिए जो छूटा है एक वाला, तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो अब क्या करना है, हम लोगों को सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है ना। सेकेंड चैप्टर का नाम ही आप देख रहे होगे, दिख रहा है यहाँ पे, क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद को जानने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इसको समझना है और सीखना है, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो ये चीज याद रहने वाली है नहीं। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल भूल जाओगे आप, कुछ याद नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ नोट्स बनाना है और जो भी बता रहा हूँ उसको सुनना है ना। तो बहुपद का मतलब अगर आपको जानना है, तो उसके लिए दो चीजें और ये तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा कि अचर राशि क्या होती है, चर राशि क्या होती है ना। तो अचर राशि क्या होती है? अचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट चीज होती है। क्या होती है? कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? अचर राशि। अचर राशि क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या जो कभी चेंज ना हो। क्या ना हो? चेंज ना हो। जिसको चेंज ना कर सके हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? अचर राशि। जैसे कि आप लिख दोगे 1 2 3 -3 -5, है ना। तो ये सब क्या है? अचर राशि है, क्योंकि ये फिक्स है ना। गिनती बन गई है, आपको पता है गिनती, आप बचपन से पढ़ रहे हो, 1 2 3 4 पढ़ रहे हो बचपन से। तो वो क्या है? फिक्स है। ऐसा थोड़ी 1 को 2 बोलने लग जाएंगे, 2 को 3 बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसी राशि जो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, उनको अचर राशि बोला जाता है। इसके बाद आता है अपना चर राशि। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। नाम से दिख रहा है आपको, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसी राशि जो चेंज हो जाए, जिसका मान बदल बदल जाए। कुल मिला के आप क्या समझना है आपको? ऐसी राशि जिसका मान हम बदल सकते हैं। मान लो आप क्या ले लोगे? x, y, z, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। ऐसी राशि लेना है जिसका मान बदलता हो, उन राशियों को क्या बोला जाता है? चर राशि बोला जाता है। आपको यही समझना है अचर राशि क्या होती है। अचर राशि का मतलब होता है कांस्टेंट, ऐसी संख्या जो कभी चेंज ना हो, फिक्स हो। जैसे मेरा नाम है, तो मेरा नाम तो फिक्स रहेगा ना। ऐसा थोड़ी कि आज ये सोनू नाम है तो कल मोनू हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। आपका भी कुछ नाम होगा, तो वो ऐसा थोड़ी है कि घर पे कुछ बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक मार्कशीट के हिसाब से तो आपका नाम फिक्स रहेगा ना। तो वो तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार अचर राशि भी हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। और ऐसी राशि, चर राशि क्या होती है? जो चेंज होती रहती है ना। तो उनको अचर राशि, चर राशि बोलते हैं। अब आपके पास एक और टर्म दिख रहा होगा यहाँ पे, बीजगणितीय अभिव्यक्ति। ये क्या चीज होती है? क्योंकि इसका उपयोग इसमें आने वाला है, इसलिए इसको समझाना जरूरी है। ये क्या होती है? तो इसको सिंपल समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? इन दोनों को मिला के एक संख्या बनाइए, उसको बोलते हैं। तो मैं समझा देता हूं। आप यहाँ पे ले लो अचर। क्या लिखोगे? अचर, चर। इसकी पावर क्या लिखोगे? परिमेय संख्या। क्या लिखोगे? परिमेय संख्या। अब आपको ये चीज समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होगी कि ये सर ने क्या लिख दिया। अचर, कोष्टक लगा के चर, उसकी घात परिमेय संख्या। ये क्या होती? घात परिमेय संख्या। अभी क्या लिख दिया है आपको लग रहा होगा?
लेकिन आप देखो अचर क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 1 2 3 4 ऐसी संख्या जो चेंज नहीं हो। तो आप इसको सिंपल बना भी सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, और मैं भी यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, अचर क्या हो, कुछ भी ले लो एक संख्या इसमें से, मान लो हमने 3 ले लिया, एक 3 ले लिया, है ना। चर राशि क्या होती है, ऐसी राशि जो चेंज होती रहती है, उनको क्या बोलते हैं, चर राशि। तो ये चेंज मान लो एक्स वाई जेड में से आपको कुछ भी लेना है, एक ले लिया, तो आपने यहाँ पे ले लिया एक्स, है ना। अब इसकी घात लिखना है आपको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग कक्षा 9वीं से पढ़ रहे हैं, 9वीं में भी पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है। अभी पिछली प्रश्नावली जो पढ़ के आए हैं हम लोग, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है परिमेय संख्या क्या कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है, आपको पता है ना। तो अगर उसको जानना भी है तो आप पिछले लेक्चर देखिए, तो उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, पी वाई क्यू के रूप में होती है, पता है, और जहां पे क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को क्या लिखोगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3, 1/3, 1/5। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं 2/3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक उदाहरण लिख दिया मैंने कि परिमेय संख्या लिख दी मैंने 2/3। तो ये जो चीज आई है आपके पास, ये पद आया है, कुल मिला के एक पद हो गया ना, ये एक पद हो गया है, इसको एक पद बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ना इसको एक पद। तो ये पद आया है, इसको आप क्या बोलोगे, बीजगणितीय अभिव्यक्ति। इस चीज को आप, इस पद को क्या बोल सकते हो, बीजगणितीय अभिव्यक्ति बोल सकते हो आप, है ना, बीजगणितीय अभिव्यक्ति। इसी प्रकार अगर आपको और भी एग्जांपल लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अचर राशि लेना है, कोई सी भी ले लो अचर राशि। इनको, ये तो मैंने एग्जांपल बताए हैं, और भी तो होती है अचर राशि, ऐसा थोड़ी इतनी होती है। गिनती कितनी है, हजार, इनफाइनाइट है, अनंत तक खत्म थोड़ी होती है। तो आप मान लो एक कोई सा ले लो, 102 ले लिया आपने, ये ले लिया अचर राशि, है ना। उसके बाद चर लेना है, तो चर आपने y ले लिया इस बार, है ना। और इसकी घात क्या लोगे आप, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, 2 3 4, ये भी परिमेय संख्या होती है, और जो बटे में होती है वो भी परिमेय संख्या होती है ना। तो यहाँ पे आप मान लो 3 ले लिया आपने, तो ये क्या है, ये भी बीजगणितीय अभिव्यक्ति है ना। अब इसको मैंने क्यों समझाया, क्योंकि इसका उपयोग बहुपद समझने में आने वाला है ना, बहुपद समझने में आने वाला है। तो अब आप इसी से आपको सीखना है। अब यहाँ पे आप, ये प्लस प्लस में होती है, लेकिन आपको पता है अचर, जो अचर राशि होती है वो माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि कोई सी संख्या माइनस में हो तो वो माइनस में ही रहेगी, चेंज थोड़ी होगी। तो आप एक और एग्जांपल यहाँ से लिख सकते हो। आप मान लो -5 ले लिया आपने, एक अचर राशि ले ली, कांस्टेंट ले लिया आपने। उसके बाद क्या करोगे, एक वेरिएबल लेना है आपको, मतलब चर राशि लेना है, एक्स वाई जेड में से कुछ भी ले लिया। ऐसा नहीं है एक्स वाई जेड ही होगा, लेकिन हम लोग हमेशा एक्स या वाई जेड ही मानते हैं जब भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसलिए ये ही बताया जाता है। क्योंकि आप भी जब बुक में देखोगे ना, जो प्रश्न दे रखे हैं वो इन्हीं के बेस, इन्हीं के आधार पे दिए हो, इसलिए एक्स वाई मान लिया मैंने भी, तो आपको भी आसानी होगी समझने में, है ना। तो आपने यहाँ पे मान लिया जेड ले लिया एक, है ना। इसकी घात आप कुछ भी ले सकते हो। परिमेय संख्या तो माइनस में भी होती है ना, माइनस में परिमेय संख्या माइनस में भी होती है। तो आप ले लो यहाँ पे -5 ले लो इसकी घात, या -2 ले लो, ये ले लिया। तो ये भी क्या है, यहाँ पे बीजगणितीय अभिव्यक्ति है। क्या है ये, बीजगणितीय अभिव्यक्ति। ये 3 एग्जाम्पल बता दिए मैंने इसके आपको, एक ये, एक ये, एक ये। अब आगे बढ़ते हैं, बहुपद ये क्या होता है, जो पाठ का नाम है हमारा बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, है ना। तो बहुपद को समझने के लिए ये जरूरी था समझना, ये तीनों टर्म, है ना। बहुपद को भी किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, इसमें भी सिंपल है, एक अचर राशि होती है ना। उसके बाद आता है चर, और चर की घात क्या होती है, बस इसमें एक ही डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, चर की घात होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। ये आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से याद रखना, लिखना पड़ेगा, ये भूल जाओगे कुछ याद नहीं रहेगा बाद में। तो क्या होता है, अचर राशि, चर राशि और चर राशि की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या, है ना। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या
जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण का मतलब पूर्ण होना चाहिए, वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, अंश में नहीं होना चाहिए। अंश मतलब क्या होता है, वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, सॉरी भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न क्या होता है, 3/4, 5/6, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। नहीं, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या हमेशा पूर्ण होती है, वो भिन्न के रूप में नहीं होती है, दशमलव के रूप में नहीं होती है। जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती है ना। यह होती है पूर्ण संख्या। तो आप क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल लिखोगे तो अचर राशि कोई सी भी उठा लो आप, एक कौन सी लोगे, ले लो अचर राशि। मान लो आपने -3 ले लिया, अचर हो गया। चर राशि कौन सी लोगे, x ले लिया आपने, ले लिया। इसकी पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, जीरो भी पूर्ण संख्या होती है ना। तो यहाँ पे आपने ले लिया 2, तो ये जो चीज है ये इसको क्या बोलेंगे हम, बहुपद बोलेंगे। इस पद को क्या बोलेंगे, बहुपद। आपको एक और एग्जांपल में समझा देता हूं। आप मान लो आप माइनस की जगह प्लस ले लो, कोई सी संख्या 2 ले लिया आपने, तो ये क्या है, अचर राशि है अचर राशि। चर राशि कौन सी होगी इसमें से, y ले लिया हम लोगों ने, y ले लिया। पूर्ण संख्या लेना है आपको, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है, ध्यान रखना, और ना वो इसमें होती है भिन्न के रूप में, है ना। पूर्ण संख्या हमेशा पूर्ण होती है, तो इसको हमेशा पूर्ण लेना पड़ेगा। 3 ले लिया। एक और एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये तो हम लोगों के जनरल टर्म हो गए। अब एक ध्यान रखना आपको कि आप अचर राशि तो आपने ले ली 3, और क्या ले लिया, चर आपने x ले लिया, और पूर्ण संख्या आपने क्या ले ली, 0। क्या ले लिया आपने, पूर्ण संख्या 0। ये ध्यान से देखना, समझ में नहीं आता बच्चों को ये चीज, इसीलिए समझा रहा हूं यहीं पे, क्योंकि आगे इसका उपयोग होने वाला है, इसीलिए बता रहा हूं आप सभी को। तो क्या है, अगर 3 तो क्या है आपके पास, अचर राशि है। 3 क्या है, अचर राशि है। x क्या है, x चर राशि है ना, दिख रहा होगा आपको, चर राशि है। और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर आपके पास किसी की भी पावर में 0 आ जाए, किसी की भी पावर में 0 आ जाए, मैंने 3 4 लिख दिए यहाँ पे, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी की भी घात 0 है, कोई सी भी संख्या है, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे देखो, x की घात 0 बराबर 1, 1 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 0 बराबर 1, 3 की घात 0 बराबर 1। तो यहीं से ये समझना है, मतलब ये भी क्या है आपके पास, एक बहुपद है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 गुणित x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसको आप सिंपल 3 भी लिख सकते हो। तो आप यहां से क्या समझ सकते हो, कि जो अचर राशि होती है उनको भी बहुपद बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, जो अचर राशि होती है उनको भी बहुपद बोलते हैं। मान लो 5 दे रखा है आपको, तो 5 क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके साथ 1 तो होता है, आपको पता है, कोई सी भी संख्या है उसके गुणा में 1 होता है और भाग में भी 1 होता है, 1 होता है। तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, इसको मैं यहीं पे बता देता हूं। x को क्या लिख सकते हो आप, 5 तो ऐसे ही रहेगा। x 1 को क्या लिखोगे, x की पावर 0 लिख सकते हो। तो ये देखो, ये किस रूप में आ गया, ये इस रूप में आ गया, देखो। और ये क्या है, बहुपद है ना। तो ये चीज आपको, 4 चीज आपने यहाँ पे सीख ली है ना। अब यहाँ पे देखो, बोर्ड पे जगह नहीं है, आपको क्या करना है, लिखना है। नोट तो बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए आप नोट्स बनाइए, पूरा नोट डाउन करिए। और मैं इसको रफ कर देता हूँ, और अब अगली चीज देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को। अब हम लोग क्या देखते हैं, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो पहली बात तो क्या आपको यहाँ पे सीखना है कि पहला क्या होता है, यहाँ पे
एक पद, एक पद बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, सिर्फ एक पद हो, उसको क्या बोलते हैं? एक पद। जैसे कि आपने लिख दी यहाँ पे 2x माइनस 5y की पावर कितनी लिखूं? यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ये तो आपको सोचना है, बनाना है। अभी मैंने सिखाया था ना, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है एक पद में क्या होता है? सिर्फ एक ही पद होता है। ये पूरा क्या है? एक ही पद। अगर मैं इसके साथ, सुनना है यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या ध्यान रखोगे? अगर इसके साथ में प्लस और माइनस कुछ करता हूँ, कुछ भी संख्या करता हूँ, तो उसमें प्लस माइनस करते हैं ना जब बहुपद में कुछ भी संख्या, तो उसको क्या, उसमें क्या पद चेंज हो जाता है, एक पद के अलावा दूसरा पद आ जाता है। और जब हम लोग क्या गुना या भाग करते हैं किसी भी पद में, तो उसमें क्या होता है? वो एक ही पद रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं? -5y की पावर 3 अपॉन में यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूं ना मैं। ये भाग दे दिया मैंने 2 का, तो ये भी क्या है? एक पद बहुपद है, एक पद है ना? ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या होता है? दूसरे को क्या बोलेंगे? द्विपद बहुपद। तो यहाँ पे द्विपद लिख दो। तो द्विपद में क्या होता है? 2 पद होना चाहिए। 3x प्लस 5 क्या है? 2 पद है। 2 पद दिख रहे हैं आपको? एक पद ये, एक पद ये, बीच में प्लस है। ऐसे यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। 5x स्क्वायर माइनस 6x, ये क्या हो गया? द्विपद बहुपद हो गया। इसके बाद त्रिपद देखते हैं। इसमें सिंपल आपको जो नाम है उसके आधार पे आपको समझ में आ रहा होगा एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, और एक तीसरा त्रिपद आता है, त्रिपद। इसमें 3 पद होना चाहिए। तो मान लो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ऐसा लिख दिया, तो ये त्रिपद हो गया। और लिख दो आप यहाँ पे 5x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये भी त्रिपद है। एक पद ये, 2 पद, 3 पद, इसमें 3 पद है इसलिए त्रिपद, इन दोनों में 2 पद है द्विपद, इन सभी में क्या है? एक पद है इसलिए ये एक पद। अब यहाँ से आपको एक चीज और बता देता हूं मैं इन तीनों में ही, क्या आपको ऐसा भी पूछते हैं कि इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, इसकी इसकी इसकी, तो इन सभी की घात निकालना सिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पे आप लिखना, क्या लिखोगे? बहुपद की घात। क्या लिखोगे? बहुपद की घात, क्योंकि इसकी बहुत आपको जरूरत पड़ेगी। सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बहुपद की घात। कैसे निकालते हो बहुपद की घात? सिंपल, आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी अगर बहुपद दिया है उसमें जो सबसे ज्यादा घात होती है, जिस भी पद की, क्या सिंपल भाषा में क्या बोलोगे? जिस भी पद की घात सबसे ज्यादा होती है उसे, उस घात को, उस बहुपद की घात कहा जाता है। इस वाले बहुपद की घात कितनी है? 2, तो यहाँ पे इसकी घात क्या होगी? 2। देखना, इस वाले बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? जो अधिकतम घात हो वही बहुपद की घात होती है। इस वाले बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 3, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 3। इस वाले की क्या है? 3, तो इसकी क्या होगी? 3। यहाँ पे देखो, इस वाले बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 1 है। दिख नहीं रही है आपको, लेकिन होती है हमेशा है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात, इस वाले बहुपद की घात क्या होगी? 1। इस वाले बहुपद की अधिकतम देखो, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है ना? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, लेकिन अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 2। देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, और यहाँ पे क्या है? x की पावर 0 भी है ना? अभी बताया मैंने, ये तो हमेशा होता ही है, लेकिन हम लिखते नहीं क्योंकि इसका मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे देखो 2 है, 1 है, 0 है,
लेकिन इस वाले बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए बहुपद की घात भी क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, इस बहुपद में 6 है, 5 है, 2 है, लेकिन आपको क्या बताना है कि बहुपद की घात क्या होगी। तो आप कुछ भी थोड़ी बोलो, जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगी? 6। तो ये क्या हो जाएगी? बहुपद की घात। इसलिए बताया क्योंकि अब क्या मैं पदों के आधार पर नहीं, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार देखने वाले कि घातों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो वो देखेंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। अब हम लोग घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। मैं अब इन पांचों को समझा देता हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि बहुपद को लिखा किस प्रकार से जाता है, वो और ध्यान रखना है कि बहुपद को हमेशा क्या लिखते हैं? ऐसा p ऑफ x इक्वल टू, p क्यों लिखते हैं इसको? p क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको पॉलिनोमियल बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए p ऑफ x। x क्या होता है वो समझा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे लिखना 2x प्लस 3। इसका मतलब ये है कि जो क्या चर राशि होती है, कौन सी राशि होती है? चर राशि। जो चर राशि होती है वो x होना चाहिए। अगर x है तो x लिखेंगे, यहाँ पे अगर चर राशि y है तो y लिखेंगे, z है तो z लिखेंगे, और कुछ भी जो भी चर राशि होती है उसको यहाँ पे p के साथ लिखा जाता है। तो इसको बोलते हैं p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। तो बहुपद को इस प्रकार लिखा जाता है। अब अपने को क्या देखना है? रेखिक बहुपद क्या होता है। तो रेखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रेखिक का मतलब ही 1 होता है। रेखिक का हिंदी मतलब क्या होता है? 1। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। यहाँ पे अधिकतम घात क्या दिख रही है इस बहुपद की? 1 दिख रही है ना यहाँ पे आपको। इसलिए इसको एक और एग्जांपल लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? p ऑफ y लिख सकते हो। अब मैंने y लिख दिया, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा? 5y प्लस 6। तो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? बहुपद की अधिकतम घात 1। इसलिए दोनों किसके एग्जांपल है? रेखिक बहुपद के उदाहरण है। रेखिक बहुपद मतलब क्या है कि बहुपद की अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद समझ रहे होगे आप, नाम से समझ में आ रहा होगा ना आपको, नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो इसको क्या लिखोगे आप? पीओ। देखो इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, पद देखो यहाँ पे 2 है, लेकिन इसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। इसमें सिर्फ घात देखना है आपको। वो पद वाला सिस्टम अगला था, पिछला जो पढ़ाया मैंने, और इसमें आपको घात से मतलब है कि कितनी घात होना चाहिए, पद से मतलब नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखोगे? आपको द्विघात बहुपद लिखना है तो अधिकतम घात 2 होना चाहिए, याद रखना। 2 से ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देख लो इसमें 3 पद है, दिख रहे हैं ना आपको? 1 2 3। तो ये त्रिपद बहुपद है। क्या है? त्रिपद। लेकिन घात में बोलेंगे तो क्या है? ये द्विघात बहुपद, क्योंकि इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे 1 है, 2 है, तो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। समझ गए आप? ऐसे त्रिघात लिखोगे तो क्या लिखोगे? त्रिघात में भी लिख देता हूँ एक एग्जांपल। एक एक ही बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल, क्योंकि एक एक से ही आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहे कितने भी लिख सकते हो, आप अपने मन से भी लिखना चाहो तो लिख लेना। जहाँ पे आप नोट्स बना रहे होंगे ना, वहां पे आपका 2-2 3-3 एग्जांपल अपने मन से भी लिख लेना, क्योंकि एक में लिखवा रहा हूँ, 1-2 आप अपने मन से लिखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। त्रिघात बहुपद क्या है? जिसकी घात अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 के लिए क्या लिखोगे? आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो 5x की पावर क्या लिख दो? 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये लिख दिया मैंने। तो क्या है? इस बहुपद की घात क्या है? 3 है। अधिकतम घात वही होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात। तो इसमें 3 अधिकतम है, इसलिए बहुपद की घात 3 है, इसलिए इस बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अब देखो
ये 3 प्रकार तो आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। अब एक होता है अचर बहुपद। अचर का मतलब क्या होता है? अचर बहुपद। अचर क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है कांस्टेंट, मतलब ऐसी संख्या जो चेंज नहीं होती है। तो अचर बहुपद को किस प्रकार लिखोगे? पी ऑफ एक्स के रूप में तो आप लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि अचर में चर राशि आती ही नहीं है, इसलिए आप पी ऑफ एक्स के रूप में नहीं लिख सकते हो। इसको सिर्फ क्या लिखोगे आप? 3, या फिर x के रूप में लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे? p ऑफ x लिख दिया आपने, और x के रूप में लिखना हो तो क्या लिखोगे? x की पावर 0, है ना? ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? तो ये अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। और क्या लिखोगे आप? p ऑफ y के रूप में लिख दो। क्या लिखोगे? 5 y की पावर 0। ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे 0 होगी अचर बहुपद में। क्यों? क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, और जो 3 बचता है वो अचर है, तो इसको अचर बहुपद बोलेंगे। या फिर आप ऐसा लिख दो कि 6 क्या है? एक अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें इसके साथ x की पावर 0 तो हमेशा रहता ही है ना। बस यही ध्यान रखना है आपको। अचर बहुपद हो गया। उसके बाद शून्य बहुपद। अब देखो शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद कुछ होता नहीं है, जो शून्य होता है उसी को शून्य बहुपद बोलते हैं, आपको तो ये समझना है। तो शून्य क्या है? शून्य लिख दिया, उसके साथ आप कुछ x लिख दो। ऐसे p ऑफ x तो लिखना ही पड़ता है, आपको पता है कि बहुपद को p ऑफ x से लिखते हैं, इसलिए p ऑफ x इक्वल टू 0। ये 0 है, वो नहीं है 0। x की पावर कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो। 1 लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुना 0 से होगा तो क्या हो जाएगा आपका? 0। लेकिन हम लोग क्यों लिख रहे हैं x की पावर? क्योंकि हमको बहुपद के रूप में लिखना है, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। अब क्या होगा? यहाँ पे एक और लिख सकते हो, y के रूप में लिखोगे तो कैसे लिख दोगे? 0 y की पावर 5 लिख दी यहाँ पे आपने। तो इसका मतलब भी क्या है? किसी कितनी भी पावर हो, वो 0 के साथ गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ये 0 आ गया। तो ये 5 बहुपद देखे हमने, रेखिक, द्विघात, त्रिघात, अचर और शून्य बहुपद। अब ये हो गए पांचों। तो आपको ये तो समझ में आ जाएंगे ये दो क्यों पढ़ाए गए हैं, क्योंकि अगर आपसे अगर पूछ लिया कि 3 है या 5 है, 3 है, 5 है, -6 है, ऐसा कुछ संख्या है ये, और ऑप्शन दे दिया 3, 4, -5 और बोल दिया कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि 3 भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जो भी अचर संख्या होती है वो क्या होती है? बहुपद होती है। इसलिए आप यहाँ से क्या लिख दोगे? 3 भी बहुपद है, 5 भी बहुपद है, और -6 भी बहुपद है। जो ऐसी अचर संख्या जो माइनस प्लस, अचर तो माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं ना, इसलिए जो भी अचर संख्या होती है वो सब क्या होती है? बहुपद होती है। चौथे पॉइंट से ये सीखना मिल रहा है। और पांचवे से क्या मिल रहा है कि शून्य क्या है? बहुपद है। सिर्फ और कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको बोलते हैं क्वेश्चन में कि शून्य क्या है, शून्य बहुपद है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? शून्य एक बहुपद है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्योंकि वो x के रूप में और y के मतलब चर और अचर के रूप में होता है। सिंपल, आपको ये समझना है ना। अब हम क्या, ये रफ कर देता हूं मैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, है ना, और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो मेन चीज है उस पर आते हैं कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग बहुपद को लिखना सीख गए कि बहुपद को अगर लिखा है तो उसको समझ जाएंगे कि किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात है, एक घात है, या एक पद है, द्विपद बहुपद है, किस प्रकार। लेकिन हमको अब मान निकालना सीखना है कि कोई सा बहुपद है तो इसका मान क्या हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए एक बहुपद ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। ये एक बहुपद ले लिया हम लोगों ने। अब इसका मान क्या क्या हो सकता है ये देखना है। तो हमको पता है, क्या पता है हम लोगों को कि x क्या होता है? चर राशि होती है। चर मतलब चेंज होती रहती है, वो पता है हम लोगों को। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग कुछ भी रखते जाएंगे तो बहुपद का मान आता जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, x का मान 1 रखने पर क्या हो जाएगा? p ऑफ x का मान क्या रखा मैंने? 1। इसको इस प्रकार लिखेंगे तो 2 गुणित 1 प्लस 3। इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुणित 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? 3 और 2 5। तो मतलब क्या है कि
x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या होगा? 5 होगा। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा? 5 होगा। इसी प्रकार 2 रखो, 3 रखो, है ना। अब मैं क्या रखता हूं? एक ऐसी संख्या रखता हूं जिसपे इस बहुपद का मान क्या हो? 0 हो। वो क्यों रख रहा हूं मैं समझाता हूं अभी। तो अब क्या रखे हम लोग के इस बहुपद का मान 0 हो, तो वो निकालना भी पड़ता है। और वो मैं डायरेक्ट, अब मान लो यहाँ पे मैं रख देता हूँ x बराबर, इस बहुपद में x बराबर क्या रखूंगा मैं यहाँ पे? क्या रखूंगा? तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 3/2। क्या रखूंगा? माइनस का 3/2। माइनस क्यों लिखा मैंने? बता रहा हूं अभी, क्योंकि जब माइनस रखेंगे जब इस बहुपद का मान 0 आएगा। तो मैंने रख दिया माइनस का 3/2, 3/2 माइनस का 3/2 रख दिया मैंने इस बहुपद का मान। तो मैं क्या लिखूंगा? p ऑफ माइनस 3/2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणित माइनस 3/2 प्लस 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस आगे आ जाएगा, -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि p ऑफ माइनस 3/2 इक्वल टू 0। मतलब अगर आपने क्या समझा आपने कि अगर इस बहुपद में x का मान -3/2 रखें, मतलब -3/2 रखें, तो इस बहुपद का मान क्या आएगा? 0 आएगा। इसी से हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इससे, इस बहुपद के लिए? ये तो हमने मान निकालना सीखा कि बहुपद का मान क्या होता है। 1 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये रखेंगे तो 0 आ जाएगा, -3/2 रखेंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज सीखना है कि जो बहुपद का शून्यांक क्या होता है, ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा? क्या होगा इस बहुपद का शून्यांक? -3/2। क्यों होगा -3/2? क्योंकि ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पर उस बहुपद का मान क्या हो? 0 हो। x की ऐसी वैल्यू, या फिर जो भी चर राशि हो उसकी ऐसी वैल्यू, ऐसा मान जिस पर उस बहुपद का मान क्या हो? 0 हो, उसको उस बहुपद का क्या बोलते हैं? शून्यांक बोलते हैं। उसको उस बहुपद का क्या बोलते हैं? शून्यांक बोलते हैं। इसलिए इस बहुपद का शून्यांक क्या है? -3/2। यही ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कि ऐसी वैल्यू जिस पर उस बहुपद का मान 0 हो, उस बहुपद को, उस वैल्यू को, उस मान को क्या बोलते हैं? उस बहुपद का शून्यांक बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों का ये खत्म हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इस लेक्चर को तो यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोगों को इसके बाद थोड़ा और थ्योरी देखना है, उसके बाद प्रश्नावली 2.1 पे आएंगे। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। अब आपको इसके नोट्स बना लिए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। और कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ आपको कुछ सजेशन है या कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। ओके दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को।